नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। भारत की सियासत में इस वक्त बात हो रही है एक लाल डायरी की। कथित भ्रष्टाचार वाले इल्जामों का ये पुलिंदा राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए मुसीबत बन चुका है। कैसे, ये आज मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसका जिक्र करते हैं, लेकिन तब तक शायद कांग्रेस या यूं कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये लाल डायरी क्या गुल खिला सकती है। इस लाल डायरी में जो जो बातें लिखी गई हैं उनका सच कोई नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में सिर्फ राजनीतिक हलकों में बयानबाजियां ही होती रही। आज सुबह सुबह अशोक गहलोत इसी मसले पर कैमरे के सामने आए और लाल डायरी के बहाने लगाए जा रहे इल्जामों पर सफाई दी। इस पर अमित शाह का भी जवाब आ गया। पहले हम आपको दोनों की बातें सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग कि लाल रंग रखेंगे, डायरी का रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर, और फिर सीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी, तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। वो कहाँ गई लाल डायरी? अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि लाल डायरी का जो विषय है वो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रचा गया है, गृह मंत्रालय में रचा गया है। देखिए, गृह मंत्रालय राजस्थान में उनके पास ही है, वो जांच करा लेते अब तक अगर ऐसा हुआ तो। और अगर उनका कहना है कि उनका मंत्री हमारे कहने पे चलता है, तो वैसे ही सरकार नहीं है इनकी। अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि उनके मंत्री उन पर आरोप हमारे कहने से लगाएंगे तो फिर सरकार का कोई मतलब नहीं, जनता भी जानती है। देखिए, लाल डायरी का सच क्या है, उसके पन्नों में लिखी बातों में, दर्ज बातों में कितनी हकीकत और कितना फसाना, ये किसी को पता नहीं। लेकिन इतना सच है कि राजस्थान में जितने दिन प्रचार चला, बीजेपी लाल डायरी का मुद्दा उछालती रही, गहलोत सरकार को घेरती रही, गहलोत भी खुद को पाक साफ बताते रहे और आरोपों का जवाब देते रहे। यह सिलसिला कई महीनों से चला आ रहा था और अब भी चल रहा है। तो अब सवाल कई उठते हैं। सवाल पहला कि प्रचार के आखिरी दिन यानी चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत को लाल डायरी पर सफाई देने के लिए कैमरे के सामने क्यों आना पड़ा। दूसरा सवाल, जिस लाल डायरी में दर्ज बातों को कांग्रेस खारिज करती रही, जिसे कांग्रेस झूठ का पुलिंदा बताती रही, क्या वो मुद्दा अब सीरियस हो चुका है। तीसरा सवाल, राजस्थान चुनाव के दौरान जिस लाल डायरी के पन्नों का हवाला देकर कांग्रेस या यूं कहें कि गहलोत की घेराबंदी होती रही, वो लाल डायरी है क्या, उसका सच क्या है। ये तमाम सवाल हैं जो रह रहकर उठ रहे हैं। ये सच कैसे सामने लाया जाए, लाल डायरी को कैसे डिकोड किया जाए, ये बड़ी चुनौती थी। हमारे संवाददाता लाल डायरी का सच खोज निकालने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। इसी बीच हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय उन राजेंद्र गुढ़ा तक पहुंच गए जिनके पास इस लाल डायरी के होने का दावा किया जाता है। राजेंद्र गुढ़ा झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बीएसपी के टिकट पर पिछला चुनाव जीते थे, बाद में कांग्रेस में चले गए और मंत्री भी बने। राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र गुढ़ा सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, लेकिन करीब 4 महीने पहले से ही वो गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला बैठे हैं और लाल डायरी का हवाला देकर गहलोत पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा। राजेंद्र गुढ़ा से जो पन्ने हमें मिले, यकीन मानिए उसमें दर्ज बातें चौंकाने वाली हैं। ये ऐसी बातें हैं जिन पर अभी तक कहीं किसी भी रैली, किसी भी सभा में कोई चर्चा नहीं हुई थी। इन पन्नों में क्या है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी तो हम आपको बता ही देते हैं, लेकिन पहले आपको यह बता देते हैं कि जो पन्ने राजेंद्र गुढ़ा ने दिए उनमें आखिर क्या है। इन पन्नों में आखिर क्या था, ये देखिए। इन पन्नों में कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता और उनके भाई के नाम का जिक्र है। एक कांग्रेस महासचिव और उनके सचिव का जिक्र है। अशोक गहलोत के 2 ओएसडी का भी जिक्र है। राजस्थान के विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने लाल डायरी के कुछ बड़े अहम पन्ने दिए। साल 2019 की इस डायरी के 27 फरवरी वाले पन्ने पर बड़ी बात दर्ज है।
मुख्यमंत्री के ओएसडी ने कांग्रेस की बड़ी नेता के भाई को मुलाकात का समय तय करने के लिए कहा। वो एक होटल मालिक के पुत्र के विवाह समारोह में जयपुर आए हैं, ये बात उस डायरी में लिखी है। लेकिन हम आपको बता दें कि डायरी में कांग्रेस के जिस नेता का जिक्र किया गया है उन्हें कोई भाई नहीं है। तो सवाल यह है कि जयपुर कौन आया जिसकी मुलाकात का समय सीएम के ओएसडी ने फिक्स कराया? वो कौन था जिसकी जयपुर में खातिरदारी की गई? ये सवाल भी उठना लाजमी है। डायरी में ये लिख रखा है कि सोनिया जी का भाई उसके अंदर रुका था, सारी व्यवस्थाएं गहलोत साहब ने की थी। तो सोनिया जी तो दो बहनें ही हैं, उनके तो कोई भाई है ही नहीं, तो वो कोई ना कोई दलाल था और उसके बारे में पूरा जिक्र इस डायरी के अंदर है। इसी डायरी के एक पन्ने पर कांग्रेस के ही दूसरी बड़ी नेता के सचिव का जिक्र आया है। जिस डायरी को कांग्रेस झूठ का पुलिंदा कह रही है उसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेता का यह सचिव फरार था और फरवरी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे राजस्थान में रखा गया। उसके लिए होटल का भी इंतजाम करवाया गया, इस बात का जिक्र डायरी में है। और इसमें प्रियंका जी से रिलेटेड कोई आदमी के बारे में दे रखा है कि वो राजस्थान में फरारी काट रहे थे, उनकी सारी व्यवस्था अशोक गहलोत कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कथित इल्जामों वाली इस डायरी में और भी बहुत कुछ है। लिखा तो बहुत कुछ है, यहां तक कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की दो ओएसडी आपस में भी भिड़ गए थे, यह भी लिखा है। और इसमें एक ओएसडी ने तो कथित तौर पर सरकार के भविष्य पर ही सवाल उठा दिए थे और कथित तौर पर यह भी कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होगी। इस बात का जिक्र इस डायरी में है। सरकार जो है वो बड़ी अस्थिर सरकार है, खुद उनके ही लोग कह रहे हैं, उनके ओएसडी ये बात आपस में कर रहे हैं, उसका भी एक जिक्र है जो बातचीत। लोकेश और शशि के बीच में आपस में बात चल रही है और उसमें वो जो उनके बहुत नजदीक लोग हैं उनके बारे में भी दे रखा है, वैभव गहलोत के बारे में दे रखा है, सरकार रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस से बगावत के बाद शिवसेना से चुनाव लड़ रहे राजेंद्र गुड़ा ने डायरी के जो पन्ने हमें दिए उनमें लिखी बातें हो या इंटरव्यू में लगाए गए राजेंद्र गुड़ा के इल्जाम, हम दोनों में से किसी को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनकी तस्दीक भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन लाल डायरी पर जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई दी है तभी से इस पर राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। पूरे भ्रष्टाचार की कुंडली है इनकी भाई। इन्होंने जितना पैसा खाया, बच्चों के पेपर चोर के इन्होंने पैसा खाया, नोटों की रखने की जगह नहीं बची, उन्होंने सोने की ईंटें बनवा ली। ये जो भ्रष्टाचारी हवेलियां टूटेंगी ना बुलडोजर से, उनकी दीवारों में से भी सोने की ईंटें निकलेंगी। इतना पैसा खाया इन कांग्रेस के लोगों ने। देश के प्रधानमंत्री के पास में राजस्थान की लोकप्रिय सरकार की कमियां गिनाने का कोई उसके पास में कोई कारण नहीं है। पहले हम बच्चे को सुलाने के लिए परी की कहानी, भूत की कहानी, प्रेत की कहानियां सुनाते थे, वैसे कहानियां सुना रहे हैं। आपके पास तो दिल्ली की सरकार है, पूरी सल्तनत है, आप कर लेते कुछ अगर होता तो। कोई लाल डायरी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, केवल परसेप्शन सेट करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जिस कथित लाल डायरी को लेकर ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा है, क्या वाकई उसका कोई वजूद भी है? वो डायरी किसने लिखी, कब लिखी, इन तमाम सवालों के जवाब जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस साल की 21 जुलाई की तारीख को हुआ वाकया याद दिला देते हैं। राजेंद्र गुड़ा मंत्री थे, इसके बावजूद वो गहलोत सरकार पर ही हमलावर हो गए। इसके बाद अशोक गहलोत ने गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। मंत्री पद छीनने के विधानसभा पहुंचने के गुड़ा ने स्पीकर के आगे लाल डायरी लहरा दी। यह पहला मौका था जब किसी ने उस लाल डायरी की झलक देखी थी। यही वो डायरी है जिसे कांग्रेस आरोपों का पुलिंदा बता रही है और बीजेपी से इसमें लिखी बातों का हवाला देकर कांग्रेस पर करप्शन का इल्जाम लगा रही है। सवाल यह है कि क्या यह डायरी किसकी है? इसका जवाब भी राजेंद्र गुड़ा ने ही दिया था। किसने लिखी लाल डायरी? राजेंद्र गुड़ा का दावा, डायरी सीएम अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की है। वो इस डायरी में दिन भर की बातें लिखते थे, ये राजेंद्र गुड़ा कहते हैं। राजेंद्र गुड़ा ने दावा किया था कि जब धर्मेंद्र राठौड़ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था तब वो किसी तरह से ये डायरी वहां से निकाल लाए थे। गुड़ा इस बात का दावा कर चुके हैं कि जब उन्होंने इसका जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से किया था तब उन्होंने गुड़ा की तारीफ भी की थी, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़े तो गुड़ा ने उसके पन्ने सार्वजनिक करना शुरू कर दिए।
ये 3 ताजा पन्ने इसी कड़ी से बाहर आए हैं। सवाल यह है कि इन्हें चुनाव से ठीक पहले क्यों जारी किया गया? क्या ये चुनाव पर भी असर डाल सकता है? लाल डायरी का जो इशू था वो अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पाया, उसका असर बहुत कम दिखा। और लाल डायरी जहाँ से निकली है वो है जो गुड्डा से विधायक, वो पहले कांग्रेस में से, कि जो है कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा नहीं है, उनकी निजी छवि भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी उसकी। इस कारण लाल डायरी का इश्यू तो बन ही नहीं पाया। राजनीतिक विश्लेषक भले ही लाल डायरी वाले कथित इल्जामों को बेअसर बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी यह मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज ने जैसे ही इस कथित लाल डायरी के पन्ने दिखाए, बीजेपी और उससे जुड़े लोग इसे पोस्ट और रीपोस्ट करने लगे। बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी राजस्थान और बीजेपी नेता अमित मालवीय के पोस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है, मतलब वोटिंग में वक्त बेहद कम है। ये वो वक्त है जब पार्टियां अपना पूरा ध्यान वोटर्स के घर तक पहुंचाने में लगाती हैं। लेकिन राजस्थान में डायरी पर दंगल शुरू हो गया है, और डायरी भी ऐसी जिसकी हकीकत सिर्फ राजेंद्र गुढ़ा को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। मीरा, मोदी और मथुरा, राजस्थान कैसे जुड़ा है इन तीनों चीजों से, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। छोटे छोटे इशारों में अक्सर बड़े सियासी मायने देखे जाते हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जाने के पीछे कोई सियासी संदेश है? यह सवाल यूं ही नहीं है। दरअसल विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। कैंपेन के आखिरी दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में रैलियां की। प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री सीधे मथुरा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचने के बाद सबसे पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद संत मीराबाई के जन्मोत्सव में शरीक हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे। जन्मोत्सव में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मीराबाई के जीवन पर आधारित प्रोग्राम पेश किया। इस दौरान मीराबाई पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मीराबाई पर स्मारक टिकट और 525 रुपए का सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो मथुरा में थे, जो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पीएम के इस दौरे और मीराबाई जयंती समारोह में शामिल होने के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। मसलन देखिए, मथुरा से प्रधानमंत्री मोदी क्या संदेश देना चाहते हैं? पीएम मोदी के श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने के क्या सियासी मायने हैं? नरेंद्र मोदी के मथुरा दौरे को राजस्थान चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? अब सिलसिलेवार आपको बताता हूं। मथुरा ब्रज का इलाका है। ठीक उसी तरह राजस्थान के 2 जिले धौलपुर और भरतपुर भी ब्रज क्षेत्र में आते हैं। यूपी में राजनीतिक दलों के बीच यह मान्यता है कि ब्रज की भूमि सियासी लिहाज से उपजाऊ है, लेकिन राजस्थान के लोगों से ब्रज का इमोशनल कनेक्ट है। इसकी वजह मीराबाई है। इसे अब ऐसे समझिए, मीराबाई का जन्म राजस्थान के राजघराने में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थी। मेड़ता के महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की इकलौती संतान थी मीराबाई, जबकि उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ। मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, यानी मथुरा से मीराबाई का सीधा संबंध है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा जाने को राजस्थान के चुनावी सियासत से जुड़कर देखा जा रहा है। आज पूरी दुनिया भर टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, जो कृष्ण जन्मभूमि में जाकर के दर्शन करने का काम कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की गीता का संदेश आज दुनिया भर में फैलाने का काम कर रहे हैं। आज का नहीं है, पुराना है, लेकिन कहते हैं ना कि काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है। जाए वो जहाँ भी तीर्थ यात्रा करना हो करे, कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार काट की हाड़ी नहीं चढ़ती है। राजस्थान चुनाव हारेंगे, 5 राज्यों में हारेंगे, 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी, देखते जाइए आप। बीजेपी इसे पहले से तय रूटीन दौरा मान रही है, लेकिन प्रचार खत्म होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी के मथुरा जाने में कांग्रेस को
सियासत नजर आ रही है। इसलिए यहां यह जानना जरूरी है कि राजस्थान में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री के मथुरा दौरे के क्या मायने हैं, क्यों यह सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के 2 जिले धौलपुर और भरतपुर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हैं। भरतपुर की सीमा जहां मथुरा से लगती है, वहीं धौलपुर जिला आगरा से सटा हुआ है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि यूपी के आगरा, मथुरा और राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर जिला पूरा ब्रज क्षेत्र कहलाता है। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। यूपी और हरियाणा के ब्रज इलाके में बीजेपी सियासी तौर पर मजबूत रही है, लेकिन राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर बीजेपी के लिए कैसे कमजोर कड़ी साबित होता रहा है, मैं अब आपको वो बताता हूं। आंकड़ों से समझिए। राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। 2018 में यानी पिछले चुनाव में इन 11 सीटों में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस को 7, बीएसपी को 2 और आरएलडी को 1 सीट मिली थी इन 11 सीटों में से। मथुरा से सटे भरतपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इस बार बीजेपी की नजर इन 7 सीटों पर है। इसलिए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक रैलियां कर चुके हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा जाने को राजस्थान की चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मथुरा से मोदी का मैसेज सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं कहना चाहिए। ये तो उनका जो हिंदुत्व का मैसेज है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है हिंदुत्व को लेकर, कि वो हिंदुत्व के एजेंडा पर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और 2024 के लिए एक बड़ा कोर इशू हिंदुत्व का रखना चाहते हैं। यहां यह जानना भी जरूरी है कि श्री कृष्ण की जन्म स्थान जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं। यही वजह है कि इसे 2024 की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में मथुरा पहुंचे हैं जब बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। 20 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही कुंज गलियों से अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा 260 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का कॉरिडोर बनाने में इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं दिया है। इस फैसले के बाद यूपी सरकार मंदिर के आसपास 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाएगी। उत्तर प्रदेश सियासी लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए बीजेपी का मानना है कि यूपी से उठी आवाज पूरे देश में जाती है और उसका बड़ा असर होता है। लेकिन राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर में भी ब्रज बोली जाती है। जाहिर है यहां के लोगों का मथुरा से भावनात्मक जुड़ाव है। ऐसे में मथुरा की जमीन से राजस्थान को साधने की कोशिश आसान नजर आती है। राजनीति के जानकारों को कमोबेश ऐसा ही लगता है। मेरा यह कहना है कि मोदी हिंदुत्व के, हिंदुवादी राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। इसके लिए आज मोदी के लिए कोई नई चीज नहीं है। ये गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब से उनकी छवि बनी हुई है और वो उसमें कहीं कोई किसी तरह की कमी नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि ये जाने से इसको लगे कि कोई फायदा मिल जाएगा, नुकसान। इसलिए ये जो आज मथुरा का है, इसको जोड़ने से कोई बहुत फायदा नहीं होता। जानकारों की अपनी राय है, लेकिन बीजेपी को प्रतीकों की राजनीति में माहिर माना जाता है। कांग्रेस इससे वाकिफ है, इसलिए भरतपुर संभाग में पकड़ बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। राहुल गांधी भरतपुर और धौलपुर में रैलियां कर चुके हैं। प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी भरतपुर संभाग में रैली करने पहुंचे थे। इसके अलावा गहलोत सरकार की 7 गारंटियों को लेकर भी कांग्रेस इस इलाके में यात्राएं निकाल चुकी है। भरतपुर और धौलपुर का नतीजा क्या होता है, यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन वोटिंग के करीब 36 घंटे पहले मथुरा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दे दिया है। वैसे मथुरा पहुंचने से पहले प्रचार के आखिरी दिन राजस्थान से भी प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया। मथुरा से पहले प्रधानमंत्री राजस्थान में थे। आखिरी दौर के प्रचार में राजस्थान में रैली को संबोधित उन्होंने किया, लेकिन रैली के दौरान प्रधानमंत्री एक पल के लिए भावुक हो गए। वजह क्या थी, पहले आप उसको देखिए, बड़े गौर से सुनिए और समझिए। जब मैंने यहां बैठे बैठे श्रद्धेय देरासरिया जी को देखा, इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में
नीचे बैठ करके देखिए, इतना कहकर प्रधानमंत्री भावुक हो गए, गला भराया, रैली में खामोशी छा गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कार्यकर्ता का जिक्र किया उनकी उम्र 95 साल है। धर्मचंद्र देरासरिया बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को सुनने पहुंचे थे, जिन्हें हजारों की भीड़ में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पहचान लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने भी पहुंचे। हम आपको यह भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये देखिए, जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये वो बुजुर्ग हैं देरासरिया, जिनसे मिलने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, ये उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं, और मोदी उनका अभिवादन कर रहे हैं। और ये वो तस्वीर है, देखिए बड़े गौर से, जिसको हमने सर्कल करने की कोशिश की है। ये वो बुजुर्ग हैं 95 साल के, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी, हजारों की भीड़ में मोदी उनसे मिलने पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा। राजस्थान के चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन और मेरा ये आखिरी कार्यक्रम, और पूरे अभियान को आज 4 चांद लग गए जब देरासरिया जी का आशीर्वाद मिल गया। तो 95 साल के कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री ने बीजेपी की पूंजी बताया, लेकिन इसी बहाने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। भीलवाड़ा में हुई रैली में प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण का वीडियो वायरल है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी राजेश पायलट के बहाने कांग्रेस को पाठ पढ़ा रहे हैं। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक सच यह भी है कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने 1997 में सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे, जिसके बाद राजेश पायलट कांग्रेस में हाशिए पर चले गए। खैर, सियासत का तकाजा है, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जहां हजारों की भीड़ में अपने आम कार्यकर्ता को पहचान लेते हैं, वहीं कांग्रेस में बड़े नेताओं को भी हाशिए पर डाल दिया जाता है। जाहिर है, राजनीति है, चुनाव तक तो होती ही रहेगी, और यही वजह है कि इस तरह की बात बीजेपी के कार्यकर्ता नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं इन दो प्रधानमंत्री की तस्वीरों के जरिए।